काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जब इंडिया में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, उनका क्लियर कट ऑफ नहीं होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, तो वो जाते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ। लेकिन जब वहाँ पे उनको लगता है कि हमें बजट नहीं मिलेगा, तो फिर वो सोचते हैं अगर हमें एमबीबीएस करना है तो हम एमबीबीएस करेंगे अब्रॉड से। लेकिन अब्रॉड से एमबीबीएस करना और इंडिया से एमबीबीएस करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये आ जाता है कि जब आप अब्रॉड से एमबीबीएस करने जाते हैं तो आपको ये लगता है कि जैसे हम इंडिया में एडमिशन लेते हैं वैसे ही हमें अब्रॉड में एडमिशन लेना होगा, हम पढ़ाई करके वापस आएंगे और इंडिया में डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। इन दोनों के चीज़ में एक चीज़ बीच में आती है, वो होती है एनएमसी की गाइडलाइंस। अब एनएमसी की गाइडलाइंस ये बोलती है कि हमने कुछ सेट ऑफ पैरामीटर्स डिसाइड करके रखे हैं, इन पैरामीटर्स के बेसिस पे ही आप अगर खरे उतरते हो तो हम आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने देंगे, अदरवाइज़ हम उसे उन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस नहीं करने देंगे। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन होती, लेकिन जिनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे चैनल पे जाओ, देखो, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है मैंने। और अगर नहीं पता है, जानना चाहते हो अपनी कंट्री के हिसाब से, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे नंबर दिया गया है, फिर जाके हमारा प्रोफाइल एनालिसिस का फॉर्म फिल करिए, हमारी टीम से डिस्कस करें। अब अगर मैं डिस्कस करूँ डार्क साइड, तो सबसे पहली चीज़ तो जो आपको पूछनी चाहिए अपने आप से, अपने कॉलेज से, या फिर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि उस इंस्टीट्यूशन में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है। अब बहुत सारा टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को बोल दिया जाता है कि हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है, टॉप क्लास है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक ग्राउंड रियलिटी नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ पेपर में होता है कि हमारे पास इस चीज़ का सर्टिफिकेशन है, हमारे पास उस चीज़ का सर्टिफिकेशन है। तो मेजरली क्या देखना है आपको, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स को, कि भाई वो इंस्टीट्यूशन एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर वो एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, क्वालिटी चेक ऑलरेडी हो चुका है, क्वालिटी चेक ऑलरेडी हो चुका है, और आपको अब घबराना नहीं चाहिए उस कंट्री या उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो एजुकेशन की क्वालिटी होती है ये हमें वेरीफाई करना है। अदरवाइज होता ये है कि हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे हमें कॉलेज तो मिल जाता है, लेकिन एजुकेशन इतनी घटिया होती है कि हम वापस आके डॉक्टर क्या कंपाउंडर भी नहीं बन पाते। फिर दूसरा आता है लैंग्वेज बैरियर। अब लैंग्वेज बैरियर का एक चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया भी एक मल्टी कल्चरल कंट्री है। यहाँ पे एक सिंगल लैंग्वेज नहीं बोली जाती। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ हिंदी में जो मैं बात कर रहा हूँ, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी समझ सकते हैं वही इस वीडियो को देखेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स तमिल समझते हैं या फिर मलयालम समझते हैं वो शायद इस वीडियो को ना देख पाएँ। तो यही चीज़ आपको अब्रॉड में भी समझनी पड़ेगी, और अब्रॉड में स्पेशली लैंग्वेज बैरियर आपको कहाँ पे आता है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर लैंग्वेज बैरियर का इशू क्या है, हमारी एजुकेशन तो इंग्लिश में हो रही, जो एनएमसी ने बोला है कि इंग्लिश में हमारी एजुकेशन होगी, तो लैंग्वेज बैरियर का तो कोई इशू नहीं, मुझे लैंग्वेज तो इंग्लिश तो आती है। लेकिन आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, मेडिकल एजुकेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है, आपको दवाइयाँ नहीं लिखनी। इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि भाई आपको इंटरैक्ट करना है, इससे इंटर्नशिप को हम बोलते हैं क्लिनिकल एक्सपोजर। अब क्लिनिकल एक्सपोजर का मतलब ये है कि आपके सामने एक पेशेंट बैठा है, वो अपने सिम्टम्स बता रहा है, उन सिम्टम्स के बेसिस पे आप बता रहे हैं कि उन्हें पोटेंशियली क्या हो सकता है। अब जब आप उनसे बात ही नहीं कर पाओगे तो आप क्या एक्सपोजर ले पाओगे, और जब एक्सपोजर नहीं ले पाओगे तो इंडिया वापस आके आपको लाइसेंस भी नहीं मिलना। क्यों? क्योंकि आपके पास तो उस तरीके का एक्सपोजर ही नहीं है। तो लैंग्वेज बैरियर आता है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो चूज़ करते हैं ऐसी कंट्रीज़ जो कि इंग्लिश स्पीकिंग होती हैं। लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा आ जाती, क्योंकि ये एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ होती जो कि एक्चुअली में डेवलप हो चुके हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि जॉर्जिया हुआ, वो इंग्लिश में मतलब एजुकेशन भी इंग्लिश में होती है और वहाँ की पॉपुलेशन भी इंग्लिश में ही बात करती है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास। अदरवाइज जो ऑप्शंस हैं जैसे कि रशिया हो, कज़ाकिस्तान हुआ, उज़्बेकिस्तान हुआ, यहाँ पे उनकी नेटिव लैंग्वेज बोली जाती है मेजरली, तो आपको वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और कुछ कंट्रीज़ में तो इवन जो लाइसेंस एग्ज़ाम होता है वो भी उनकी नेटिव लैंग्वेज में ही होता है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अब हमारे पास आता है कल्चरल डिफरेंस। अब देखो, कल्चरल डिफरेंस का मतलब बड़ा सिंपल सा ये है कि हमारा एक तरीका है किसी चीज़ को करने का और दूसरी कंट्री का दूसरा तरीका है उस चीज़ को करने का।
अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसलिए मोल्ड नहीं हो पाते, मैं सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। यूजुअली स्टूडेंट्स को क्या करना है, यार फ्राइडे हुआ, सैटरडे हुआ, हम तो एंजॉय करेंगे, हम पार्टी करेंगे। अब हो सकता है उस पर्टिकुलर कंट्री में वहाँ पे ऐसा कल्चर हो ही ना, तो आपको एक सन्नाटा मिले और आपको वो चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, इस जगह पे स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं कि यार मैं कहाँ आके फंस गया हूँ, मैं कहाँ पे आके फंस गया हूँ। तो इसका सॉल्यूशन मैं हमेशा पर्सनल लेवल पे बोलता हूँ, जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ, पेरेंट्स से बात करता हूँ, पहले तो हम वो कंट्री चूज़ करें जहाँ पे इंडिया के स्टूडेंट्स ज़्यादा हों और हम इंडियन कम्युनिटी के पास ही रहें, आसपास ही रहें, ताकि हमें एक होमली एटमॉस्फेयर मिले। देखो, घर को तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, घर को तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, हमारे पास एक एटमॉस्फेयर अगर अच्छा आ सके, एटमॉस्फेयर ऐसा मिल सके जो कि घर जैसा हो, तो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंस आ जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉस्ट इम्प्लीकेशंस। अब देखो, कॉस्ट के साथ क्या होता है ना, एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या आती है, आपकी ट्यूशन फीस हो गई, आपकी हॉस्टल फीस हो गई, आपका फूड हो गया, ठीक है, और इसके बाद आपकी जो भी यूनिवर्सिटी फीस है मैंने उसको इंक्लूड कर दिया, ये कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं। अब वेरिएबल कॉस्ट होती है ट्रैवल का, ठीक है, कोई आपको वहाँ पे अगर अलग से कोई एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए हो, आपको कोई गैजेट खरीदना हो, कोई पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, तो ये आ जाते हैं आपके। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, और स्पेशली पेरेंट्स के लिए मैं ये पॉइंट बोलना चाहूँगा, इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं करते। तो हमेशा मैं जब भी स्टूडेंट से बात करता हूँ या फिर हमारी टीम जब बात करती है, हम जो उनको सेशन देते हैं जहाँ पे वो डिस्कस करते हैं अब्रॉड के एजुकेशन के बारे में, MBBS अब्रॉड एजुकेशन के बारे में, उनका एक ही सवाल होता है कि सर क्या ये कंट्री सही है, क्या ये कंट्री सही है। और मैं हमेशा उनसे ये बोलता हूँ कि सर या मैम या बच्चे, आपका अपर लिमिट क्या है, आपका अपर लिमिट क्या है एजुकेशन के लिए, कितना बजट आप एक्सटेंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इतना बजट एक्सटेंड कर सकते हैं तो ही वो ऑप्शन चूज करें, ब्लाइंडली ऑप्शन चूज ना करें। अगर आपका बजट एक्सटेंड होके 20 लाख जाता है तो ऐसे ऑप्शंस देखे ही ना जिसकी ट्यूशन फीस 20 है, क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है आगे जाके, क्योंकि देखो इन्फ्लेशन भी होता है, इंडिया में भी इन्फ्लेशन होता है, अब्रॉड में भी इन्फ्लेशन होता है। तो इस चीज़ को अगर आप कैलकुलेट करके नहीं रखोगे तो होता यह है कि आप बहुत ज़्यादा डिविएट हो जाते हो अपने बजट से और एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ता है। तो प्लीज़ एक अपर लिमिट बना के रखें MBBS अब्रॉड के लिए, ये मेरी पेरेंट्स से स्पेशली रिक्वेस्ट है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स इस चीज़ को कैलकुलेट कर ही नहीं पाते। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लिनिकल एक्सपोजर का। अब जैसे कि मैंने बोला था लैंग्वेज बैरियर में, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में बताएं एक्चुअली क्या होता है, क्लिनिकल एक्सपोजर के नाम पे क्या होता है, वो जाते हैं और एक सीट उन्हें असाइन कर दी जाती है और वहाँ पे पेशेंट आते हैं, अपना नाम बोलते हैं, अपनी एज बताते हैं, अपना वेट बताते हैं और स्टूडेंट्स से बोल देते हैं कि भाई इनका एक पर्चा बना दो, है ना, पर्चा बना के आगे दे दो। और उनसे ये बोला जाता है कि भाई ये आपका क्लिनिकल एक्सपोजर है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आपके पास आता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरा नाम अविनाश है, मेरी एज ये है, मेरा वेट ये है, मतलब मैंने वजन नाप के बताया, और आपने मेरा पर्चा बनाया और आपने आगे भेज दिया, तो ये काम किसका, ये काम रिसेप्शनिस्ट का है या ये काम डॉक्टर का है? ये काम रिसेप्शनिस्ट का है, ये काम डॉक्टर करता ही नहीं है। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में यही होता है, क्लिनिकल एक्सपोजर के नाम पे ये चीज़ करवाई जाती है और स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता ही नहीं होती। क्यों? उनसे बोल दिया जाता है कि भाई ये तो आपका क्लिनिकल एक्सपोजर है या फिर ये पार्ट ऑफ द करिकुलम है। ये क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है। तो ये चीज़ भी पता होनी चाहिए आपको। क्लिनिकल एक्सपोजर आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, जहाँ पे आप पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, जहाँ पे आप पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, एक सीनियर डॉक्टर आपके साथ है, वो आपको बता रहा है कि अविनाश इस चीज़ को ऐसे करना चाहिए, इस चीज़ को ऐसे करना चाहिए। आपने जो डायग्नोज किया है पेशेंट को, एक्चुअली में ये बीमारी है ना कि ये बीमारी है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली एक टाइम बाद आपको भी ये डिसीजन लेने पड़ेंगे, आपको भी समझना पड़ेगा कि अच्छा इस पेशेंट के साथ ये बीमारी है। तो क्लिनिकल एक्सपोजर के नाम पे प्लीज़ वहाँ पे जाके रिसिप्ट ना बनाओ, प्रॉपर चीज़ों को सीखो और समझो। क्यों? क्योंकि जब इंडिया वापस आओगे तो अब इंडिया में थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस बढ़ चुका है, स्पेशली मेडिकल एजुकेशन में। वहाँ पे वो ये देखते हैं कि थ्योरेटिकल कंपेयर टू आपका
प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है, क्या इंजेक्शन देते बनता है एक डॉक्टर को या नहीं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को तो इंजेक्शन देते भी नहीं बनता जो अब्रॉड जाते हैं। तो ये एक्सपोजर आपके पास प्रॉपरली होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है रिकग्निशन एंड लाइसेंस। अब ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वेरीफाई करने के लिए कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वो क्या फ्रॉड यूनिवर्सिटी, फ्रॉड कंट्री है, या फिर वो एक्चुअली में अच्छी यूनिवर्सिटी या कंट्री है। और अब क्या होता है ना, स्टूडेंट्स को पास बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक स्टूडेंट से बात करी, मैंने उससे बोला यार आप मुझे बताइए क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ देखी। तो उसने मुझे कुछ कंसल्टेंट के ब्रोशर्स भेजे और उसमें लिटरली बताएं ऐसे सर्टिफिकेशन दिए थे ABC XYZ FM C, है ना, कुछ रैंडम वर्ड्स। मैंने जब उनको गूगल पे सर्च किया ना तो उनका कोई रिजल्ट नहीं आया। और स्टूडेंट बोलता है सर मुझे जो बताया गया कि ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, इतने सारे सर्टिफिकेट रिकग्निशन हैं। मैंने कहा आपने कभी इनको सर्च किया गूगल पे? कहा सर नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि इतने सारे सर्टिफिकेशन, इतने बड़े बड़े नाम लिखे हैं तो ये तो चीज़ जेन्युइन होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मिनिमम एक जो रिकग्निशन या लाइसेंस आपको देखना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम आपको देखना चाहिए। अगर वहाँ पे NMC की गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं तो भाई ये है एटलीस्ट कि वहाँ लाइसेंस लेके इंडिया में आके अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया नेक्स्ट का, तो कम से कम हम अपने देश में तो डॉक्टर बन सकते हैं। प्लीज़ वहाँ पे मत जाइए जहाँ पे बहुत सारे ऐसे फर्जी सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं जिनको गूगल पे सर्च करने के बाद कुछ नहीं आता, है ना। तो जो भी ब्रोशर में अगर जो सर्टिफिकेशन के नाम ऊपर नीचे दिखे हों, और एक टाइम तो मैंने पता है ये भी देखा है, एक सर्टिफिकेशन अगेन मुझे अभी टॉप ऑफ द ब्रेन याद नहीं आ रहा है, उसका नाम कुछ ऐसे ही था CDE, ठीक है। अब जब आप उसको सर्च करोगे, अगेन ये सर्टिफिकेशन का नाम नहीं था, कुछ और था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ये सर्टिफिकेशन था। और जब इस सर्टिफिकेशन को आप गूगल पे सर्च करो तो एक वेबसाइट खुल जाती है, ठीक है। अब वेबसाइट आपने बना तो दी, लेकिन क्या वो वेबसाइट वेरीफाइड? अब स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि भाई ये जो सर्टिफिकेशन है, चलो वेबसाइट खुल गई। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो आजकल ये बोलने लगे सर इसकी तो वेबसाइट खुलती है। वेबसाइट खुलने का मतलब ये नहीं है कि वो सर्टिफिकेशन, तो मिनिमम एक्चुअली भाई ये चीज़ चेक कर लो कि क्या वहाँ NMC का है सर्टिफिकेशन या नहीं। ओके फिर नेक्स्ट आ जाता है लिविंग कंडीशंस। अब लिविंग कंडीशंस में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि आपका जो माहौल है सीखने का, समझने का या फिर रहने का। भाई क्या होता है ना, जब मेडिकल एजुकेशन लेने जाते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कॉलेज के टाइम पे ही और क्लिनिकल एक्सपोजर के टाइम पे भी। तो आप चाहते हो कि यार मैं घर जाऊं और मैं शांति से कुछ सोचूं, समझूं और रेस्ट कर सकूं। तो लिविंग कंडीशंस को आप वेरीफाई करें, ठीक है। अब हम क्या सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को कि भाई आप जाओ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रुको, गवर्नमेंट हॉस्टल में रुको, या फिर हॉस्टल्स में रुको ताकि पेरेंट्स आपको रीच आउट कर सके। लेकिन मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है ना, स्टूडेंट्स पैसे बचाने के चक्कर में कोई प्राइवेट अकोमोडेशन ले लेते हैं। अब अगर आपको सस्ता प्राइवेट अकोमोडेशन चाहिए तो इंडिया में भी यार वही रूल है जो अब्रॉड में है। सस्ता प्राइवेट अकोमोडेशन कोई ऐसे इलाके में मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा दूसरी चीज़ों के लिए नोन होते हैं। वहाँ पे लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं होती, वहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं होती, तो ये इश्यूज आते हैं। जैसा इंडिया में वैसे ही अब्रॉड में भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि डिफरेंस हो जाएगा, है ना। तो प्रॉपर लिविंग कंडीशंस चेक करो कि भाई वहाँ पे जाके मैं सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं, वहाँ पे जाके मुझे अपने दिमाग की शांति मिल पाएगी या नहीं, या फिर ऐसा होगा कि भाई मेरा बेटा या बेटी वहाँ जा रहे हैं, वो वहाँ पे नहीं सो पा रहे और मम्मी पापा अपने घर इंडिया पे नहीं सो पा रहे। तो ऐसी कंडीशंस भी चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना। रिकमेंडेशन हमेशा ये रहता है कि जो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स रहते हैं उसमें आप जाएँ। अगर सीट्स फिल हो जाती तो फिर आपको ऑब्वियस सी बात है दूसरे ऑप्शंस देखने पड़ते हैं। फिर आ जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन अपॉर्चुनिटी। अब कितनी टाइम मैंने स्टूडेंट्स से देखा है, समझा है, वो इस चीज़ के बारे में कभी नहीं सोचते, स्पेशली इंडिया के स्टूडेंट्स। देखो क्या होता है ना, अब्रॉड में आप अगर स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो तो सिर्फ आपको अंडर ग्रेज UG डिग्री पे नहीं बनाया जाता, आपको PG भी करना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो कुछ कंट्रीज में जूनियर डॉक्टर का लाइसेंस मिलता है आपको। अब स्टूडेंट्स क्या देखते हैं कि भाई मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, अच्छी बात है, बिल्कुल जाओ, लेकिन क्या आपके पास PG अपॉर्चुनिटीज़ कैसी आ रही हैं? भाई PG अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आ रही हैं कि जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, जर्मनी हुई, US हुआ, UK हुआ, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ आपकी उस यूनिवर्सिटी की वैल्यू देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, या फिर उन्होंने सीधे कहा कि अच्छा ठीक है यहाँ से आपने अपना एजुकेशन किया है, और पता चले इंडिया के जो PG कॉलेज है वो भी बोल रहे हैं यार आपने जहाँ से MBBS किया उसको तो हमें मानते ही नहीं है।
है ना। तो वहाँ देखो उस यूनिवर्सिटी की क्या रेपुटेशन है, क्या जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूरोप में जो कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, आपका यूएस हुआ, यूके हुआ, उनमें पीजी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं या नहीं। तो आपने कहा सर मुझे तो वहाँ जाना ही नहीं, इंडिया आना तो मुझे मतलब क्या। भाई देखो इंडिया आना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ यूके, यूएस, ईयू में अगर आ रही हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में आ रही, मतलब ये है कि वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, बैटल टेस्टेड मैं बोलूँगा उसको, है ना। तो आपके पास अगर पीजी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, पीजी अपॉर्चुनिटीज़ अगर उस कंट्री के थ्रू मिल रही है तो अच्छी बात है, अदरवाइज बहुत बड़ी दिक्कत है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लीगल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। अब यार देखो ये तो चीज़ ऐसी है कि इसका कुछ नहीं किया जा सकता। जो पॉलिटिकल चीज़ है, जो लीगल चीज़ है, इनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इसको ना तो पेरेंट कंट्रोल कर सकते हैं, ना स्टूडेंट कर सकते हैं, कॉलेज भी बहुत हद तक कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये जो लीगल और पॉलिटिकल चीज़ें हैं ये कंट्री लेवल पे चलती है या फिर कॉलेज लेवल पे। तो भाई वहाँ के स्टूडेंट्स से समझो चीज़ों को। मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में सुना है स्टूडेंट्स ने बोला कि सर मुझे फेल कर दिया गया क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, या फिर मैं इंडिया से आया हूँ, हमारे साथ रेसिस्ट बिहेवियर हो रहा है, हमारे साथ रेसिज्म हो रहा है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी चीज़ बताई, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि मुझे किसी स्कैम में इन्वॉल्व कर लिया गया जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, मुझे वहाँ से डिग्री नहीं मिल रही है, मैंने फ़ीस पूरी पे करी हुई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो भाई वहाँ पे जाके समझो कि हम जा तो रहे हैं वहाँ पे, लेकिन इन चक्करों में ना पड़ जाएं। हम गए थे डॉक्टर बनने, हम बन के कंपाउंडर भी नहीं बन पा रहे हैं। एक बुरा वर्ड है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि भाई अगर हम बन ही नहीं पा रहे हैं तो क्या मतलब हुआ, अगर हम बन ही नहीं पा रहे हैं तो क्या मतलब हुआ। सो होपफुली मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँगा, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अभी भी अगर आपको लगता है कि आपके पास वो एक सही ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है, सही ऑप्शन जानना चाहते हो या फिर एक्सप्लोर करना चाहते हो स्कॉलरशिप्स के ऑप्शन MBBS अब्रॉड में भी, तो जाएं हमारी टीम से डिस्कस करें, समझें क्या सही ऑप्शन हो सकता है। या तो इस QR कोड को स्कैन करें या फिर नीचे जाएँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उसको फिल करें और हमारी टीम से बात करें। इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.